और मैं तो देखता हूँ सर कि सड़क पर कम ट्रैफ़िक रहता है, लेकिन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर ज़्यादा ट्रैफ़िक रहता है। हम कई कॉलेजेस में फ्री वर्कशॉप भी करते हैं। स्टूडेंट आपके पास आते हैं, एक सपने लेकर आते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक इंस्टीट्यूट किस तरह से मदद करता है सर? देखिए, पढ़ाई अपनी जगह पे वो ज़रूरी है, आपका ग्रेजुएट होना भी ज़रूरी है। साथ में अगर स्किल्स आपके पास होंगी तो आपके पास कहीं न कहीं मल्टीपल ऑप्शन है। आने वाले 5 साल के लिए जी। अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से तैयार करते हैं सर? तो पहली राय तो हमारी ये रहती है कि ऑलवेज़ स्टे क्रिएटिव। एक और भी भ्रांति फैली है, क्या एआई आने वाले समय में हमारे फ़ील्ड में क्या वो जॉब बच्चों की ले लेगा? क्या वो कोई इफ़ेक्ट डालेगा? नमस्कार, रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूँ राजेश पांडे और आज हम रेडियो केदार पर एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं, जो बहुत अलग है और युवाओं को रोज़गार से जोड़ता है, स्वरोज़गार से जोड़ता है, उनके जीवन में असीम संभावनाएँ लेकर आता है। हमारे साथ बातचीत के लिए आमंत्रित हैं मल्टीमीडिया एक्सपर्ट पंकज त्यागी सर। नमस्कार। आप मल्टीमीडिया और एनिमेशन के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था ब्रिल को उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस करने वाले शख्स हैं और सर आपका स्वागत है रेडियो के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर एनिमेशन, मल्टीमीडिया और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि आप बिज़नेस स्टडीज़ जी, के छात्र हैं, जी, तो ये पूरी जर्नी है, जी। इसके बारे में जानना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस मंच पे आपने हमें बुलाया और एक अपॉर्च्युनिटी दी हमें कि हम अपने कुछ विचार, कुछ सजेशन हम अपने युवा से, उत्तराखंड के युवा से हम उनके साथ शेयर कर पाएँ। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, जैसे आपने बताया, मेरा शिक्षा के विषय में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है बिज़नेस स्टडीज़ में, वो मैंने क्वीन मार्गरेट यूनिवर्सिटी, एडिनबरा, स्कॉटलैंड, यूके से कंप्लीट करी थी। उसके बाद मैंने अपना प्रोफ़ेशनल करियर जो था, वो यूके की मार्केट में ही शुरू किया। मैंने अपने करियर में अगर हम बात करते हैं, तो विभिन्न सेक्टर्स में काम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मैंने काम किया है। मैंने अपना एडवर्टाइज़मेंट सेक्टर में काम किया है। इन सेक्टर में काम करते हुए मैंने पाया था कि क्योंकि मार्केटिंग और एडवर्टाइज़मेंट सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैंने देखा कि मल्टीमीडिया का जो रोल था, उन देशों में हमसे पहले काफ़ी हद तक इस्तेमाल हो रहा था। तो कहीं न कहीं से एक जिज्ञासा थी कि इस विषय में, इस सेक्टर में भी मैं कुछ सीखूँ, कुछ प्रयास करें, कुछ इसमें आगे काम कर पाएँ। तो यही कारण था कि अपने देश भारत में वापस आने के बाद मन में हमेशा एक ये था कि कुछ ना कुछ अपने युवाओं के लिए करें, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि ये इंडस्ट्री जो है, ये कंप्लीटली स्किल के ऊपर काम करती है। जब हम बात करें कि हाथों का हुनर, तो जो बच्चा आज के डेट में अपने स्किल्स के ऊपर काम करता है, जिसको हुनर है, वो कभी भी कहीं मार नहीं खा सकता। वो अपने करियर के लिए कहीं न कहीं अपने आप को जो है सेट कर ही लेता है। यही रीज़न था कि हमने थोड़ा-सा R&D किया, अपने देहरादून की मार्केट के ऊपर रिसर्च किया हमने उत्तराखंड में, और हमने पाया कि एक ब्रांड ऐसा है, जो कि हमारे उत्तराखंड के युवाओं को, हमारे देश के युवाओं को एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देता है, इस कोर्स के विषय में। अगर हम बात करते हैं मल्टीमीडिया और एनिमेशन के सेक्टर के विषय में। तो कॉम्पिटिटर्स हमेशा होते हैं, हमारे भी थे। तो यही मुख्य कारण था कि स्किल बना के हम अपने उत्तराखंड के युवाओं को इंडिपेंडेंट बना पाएँ, फाइनेंशियल टर्म में, करियर के टर्म्स में। तो ये मुख्य कारण हमारे साथ हमेशा था। जी। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि जो मल्टीमीडिया है, एनिमेशन है, इस क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएँ हैं। जी, पर अगर मैं ओवरऑल देखूँ, जी, रोज़गार की दृष्टि से देखूँ, जी। तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे और क्या सिनेरियो है पूरे अभी इसका ओवरऑल? सर, मल्टीमीडिया और एनिमेशन इंडस्ट्री आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कारण इसका हम बात करते हैं कि इंडिया आज की डेट में ग्लोबल हब बन चुका है। पूरी दुनिया के जो प्रोजेक्ट आउटसोर्स होते हैं, वो ज़्यादा करके इंडिया में काम होता है। रीज़न क्या है कि जितने भी फॉरेन प्रोजेक्ट होते हैं, ग्लोबल प्रोजेक्ट, वो इंडिया में इसलिए आउटसोर्स होते हैं कि सबको पता है कि इंडिया का टैलेंट, इंडिया का यूथ और युवा, वो क्रिएटिव भी है, वो हार्ड वर्किंग भी है और उसके अंदर टैलेंट है। यही रीज़न है कि अगर हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग की, तो वो यहाँ पे होते ही होते हैं हर तरीके से।
दूसरी बात, इंडिया आज की डेट में खुद ब खुद भी एक ग्लोबल टर्म में कंटेंट क्रिएटर बन चुका है। जी। डिजिटलाइजेशन शुरू हो चुकी है, आज की डेट में फ़ोन पे आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, राइट? दूसरी बात, मल्टीमीडिया जो कोर्सेज़ होते हैं, इसका बहुत वाइडर एस्पेक्ट है। अगर हम बात करते हैं स्किल की, क्योंकि देखिए सारे जो कोर्सेज़ हैं, ये स्किल बेस्ड हैं। जी। बच्चों की स्किल को निखारते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बोला, अगर स्किल है तो आपका करियर सेफ है, जी। राइट? और भी सेक्टर्स होते हैं और भी इंडस्ट्री हैं जहाँ से कि कोई भी स्टूडेंट या बच्चा अपनी स्किल्स बना सकता है। ये ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये आज की डिमांड में काफ़ी अपस्केल हो रहा है, बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। पूरी दुनिया के आउटसोर्स प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में आते हैं, ठीक है जी? कारण आपको मैंने बताया, हमारा युवा टैलेंटेड है, क्रिएटिव है, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। मतलब ये चीज़ शुरुआत है, अगर मैं बोलूँ। आने वाले समय में ये चीज़ बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो सर एक जैसे कि जो एनिमेशन है, फ़िल्म मेकिंग है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, ये पूरा फ़ील्ड जो है वो सॉफ्टवेयर पर भी आधारित है। जी। क्योंकि सॉफ्टवेयर होंगे, स्किल होगा तभी आप इसमें आगे बढ़ेंगे, इसको परस्यू कर पाएँगे। जी। और क्या ख़ास होना चाहिए एक युवा में, जो उसको सफलता की तरफ आगे बढ़ाए? जी। इसके अलावा? जी। देखिए, मैं बात करूँगा अपने ही फ़ील्ड से, जो हम बात कर रहे हैं मल्टीमीडिया और एनिमेशन सेक्टर से। तो देखिए, सॉफ्टवेयर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के ऊपर बच्चे को वो टूल्स के बारे में मालूम चल जाता है कि जिसके ऊपर उसको काम करना है। जी। लेकिन सिर्फ़ सॉफ्टवेयर ही सारी चीज़ें नहीं हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रोजेक्ट मिलता है, कोई भी एम्प्लॉयर बच्चे को प्रोजेक्ट देता है, तो सबसे पहले उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी क्रिएटिविटी क्या है। उस प्रोजेक्ट के ऊपर उसको क्रिएटिविटी के थ्रू अपना आइडिया जनरेट करना होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि सॉफ्टवेयर के साथ-साथ बच्चे का क्रिएटिव होना भी ज़रूरी है, राइट? क्रिएटिविटी से वो आइडिया जनरेट कर पाएगा, क्रिएटिविटी से वो समझ पाएगा कि उसको आगे करना क्या है। उसके अगर हम बात करें तो विजुअलाइज़ेशन एक शब्द होता है कि वो सोचे जी। कि मैंने आइडिया तो जनरेट कर लिया है, अब मुझे ये विज़ुअल करना है कि जो मेरा आइडिया के कैरेक्टर्स हैं, मेरा बैकग्राउंड है, मेरा थीम है, मेरी कलर स्कीम है, वो कहाँ पे जाती है। तो स्टूडेंट का विजुअलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट इसमें आता है। तो क्रिएटिविटी हो गई, विजुअलाइज़ेशन उसके साथ में हो गया है। साथ में जी, सब साथ में अब ये 2 चीज़ें तो कंप्लीट हो गई है उसकी। सॉफ्टवेयर के ऊपर वो पढ़ाई कर ही रहा है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसने सब कुछ बना लिया है, ठीक है जी, आइडिया जनरेट हो गया है, विजुअलाइज़ेशन कर लिया है, अब उसको वो आइडिया सारी चीज़ें अपनी टीम को उसको कम्युनिकेट करना है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरीके की होनी चाहिए कि वो सारे आइडियाज़ अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा पाए। जैसा कि सर कोई एक प्रोजेक्ट है, एनिमेशन का है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का है या कोई स्टोरी टेलिंग है, तो उसमें टीम का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है सर? सर, मैं मानूँगा कि टीम वर्क जो है हमारे फ़ील्ड में और मोस्टली फ़ील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बोलते हैं ना कि अकेला आदमी तो कोई जंग पे नहीं जा सकता, ना जीत सकता। तो टीम प्लेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। टीम प्लेयर का होने का फ़ायदा ये है कि आप कोलैबोरेट कर पाएँगे अपने आइडियाज़ को। आपको अपने आइडियाज़ की कमी और खूबी मालूम चल पाएगी। आपके दूसरों के आइडिया कंपाइल करके आप अपने प्रोजेक्ट को और निखार सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी में ये बहुत चीज़ें यूज़ भी हो पाएँगी। आपका काम बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अगर एक आपके साथ एक अच्छी टीम का सपोर्ट है, तो नो डाउट आपकी लर्निंग उनके लिए फ़ायदेमंद होगी, उनकी लर्निंग आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जी। जो स्टार्टिंग होती है सर, जी। एक स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूट में आता है, जी। स्टार्ट करता है, जी। किसी एक खास सब्जेक्ट पर काम करता है। जो शुरुआती जो चुनौतियाँ होती हैं, क्योंकि आप भी देखते हैं कि स्टूडेंट के सामने कुछ चैलेंजेज़ आ रहे हैं, तो क्या खास तरह के चैलेंजेज़ आते हैं और उनका जो समाधान है, वो क्या सुझाते हैं? जी, बिल्कुल। सर, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, चुनौतियाँ सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पहले बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि वो क्रिएटिव है और उसका पैशन है इस इंडस्ट्री में, मल्टीमीडिया और एनिमेशन सेक्टर में। तो पहला तो मेरे लिए यही रहता है सबको सजेशन कि वो अपना होमवर्क और आर-एन-डी करें कि उन्हें सीखना कहाँ से है। द चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो उन्हें देखना पड़ेगा कि क्या जिस इंस्टीट्यूट में वो जा रहे हैं, उनका सिलेबस, उनका करिकुलम, उनकी आइडियोलॉजी क्या उसकी स्किल्स के ऊपर या उसकी रिक्वायरमेंट में मैच करती है। तो मैं ये पहले कहना चाहूँगा कि ये तो चीज़ हो गई। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो मेजरली जो चुनौतियाँ आती हैं, व्हाइल लर्निंग तो हम हैं। हम इसीलिए हैं, मैं और मेरी टीम इसीलिए हैं कि जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं,
हम बहुत आराम से सिस्टमैटिक तरीके से उन्हें हर चीज़ के बारे में बता पाएँ, उनके डाउट क्लियर कर पाएँ। मेजर अगर चैलेंजेस की बात करें तो व्हाइल डूइंग द कोर्स तो नहीं, कोर्स के बाद ज़रूर आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसका जो मेन काम है उसको एक चाहिए होता है पोर्टफोलियो। जी। तो जो पोर्टफोलियो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडस्ट्री में। अब आप पूछेंगे पोर्टफोलियो क्या होता है जी? तो सिंपल शब्दों में मैं कहना चाहूँगा पोर्टफोलियो बच्चे की पहचान होती है, कि जो कोई भी एम्प्लॉयर जब बच्चा अपना पोर्टफोलियो लेके जाता है इंटरव्यू के लिए, तो पोर्टफोलियो उसका इंट्रोडक्शन है कि वो उसकी स्किल्स क्या है। कि पोर्टफोलियो में उसके सारे काम होते हैं, उसके असाइनमेंट्स होते हैं, उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसकी लर्निंग होती है। तो सिंपल शब्दों में जब पोर्टफोलियो खोल के कोई एम्प्लॉयर देखता है और उसके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट देखता है तो उसे मालूम चल जाता है कि इसका काम किस लेवल का है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपने दी है कि एक पोर्टफोलियो तैयार होता है, उस पोर्टफोलियो में उसका पूरा डिटेल होती है और वही जब कभी रोज़गार के लिए जाता है तो वहाँ वो देखा भी जाता है। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं देखता हूँ, समाज में भी देख रहा हूँ कि जो स्किल है, जी। स्किल को लेकर स्किल को लेकर कितनी अवेयरनेस आई है सर? क्योंकि इंस्टीट्यूट में मैं देख रहा हूँ कि पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन स्किल पर भी हमारी भारत सरकार भी काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो कितनी अवेयरनेस आप देखते हैं सर? और रजीत जी, स्किल अवेयरनेस आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है। मैं अगर बात करता हूँ अपने स्टेट की या मैं बात करूँ अपने छोटे से देहरादून की, द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, तो आज की डेट में भी स्किल अवेयरनेस के लिए हम कहीं न कहीं से लैग कर रहे हैं। आज की डेट में भी मैंने देखा है कि जो मेजॉरिटी का जो मास बल्क है या युवा है हमारा या यूथ है, वो ज़्यादा करके नॉन टेक्निकल जो डिग्री होती हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रभावित रहता है। वो ये सोचता है कि मैं कोई भी नॉन टेक्निकल डिग्री करने के बाद तब मैं सोचूँगा कि मुझे आगे क्या करना है। यानी कि 3 साल के बाद, चाहे वो अपनी किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करे या प्राइवेट सेक्टर के लिए करे या आगे और पढ़ाई करे। लेकिन मेरा मानना है कि समय से इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ नहीं होती है। ठीक है जी, 3 साल में उनको ये मालूम चल जाता है कि उन्होंने पढ़ तो लिया है, लेकिन स्किल्स कोई नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली आपने एक इंटरव्यू में देखा होगा, एक आईएएस के एस्पिरेंट एक लड़की थी दिल्ली में, जिसपे तमाम सर्टिफ़िकेशंस थे, लेकिन उसकी स्किल ज़ीरो थी। तो वो ये सोच रही थी कि मेरे पे इतने मेडल हैं, इतने सर्टिफ़िकेट हैं, इतने शील्ड हैं। ये मेरे ख़्याल से ये वायरल भी हुआ था इसका पूरा का पूरा, लेकिन स्किल ज़ीरो है। अगर आप आज की डेट में देखते हैं, इंडियन एम्प्लॉयर को, ग्लोबल मार्केट में एम्प्लॉयर को, सबको स्किल चाहिए होती है। क्योंकि देखिए काम तो एट लास्ट स्किल के बेसिस पे ही करना है। तो स्किल्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे अच्छी बात ये है कि आज हम दोनों बैठे हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं यही कहना चाहूँगा अपने उत्तराखंड के युवा को कि स्किल्स के ऊपर काम करें। ये सर्च करें कि स्किल्स आपको किस सेक्टर से मिल सकती है। सिर्फ हमारा ही सेक्टर मल्टीमीडिया एनिमेशन का नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा होमवर्क करें, थोड़ा आर-एन-डी करें। हो सकता है आपको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपको स्किल्स मिल जाएँ, आपको नर्सिंग डिपार्टमेंट की या सेक्टर से आपको स्किल्स मिल सकती हैं। दूसरी बात, हमारा जो सेक्टर है, ये ग्रोइंग है और बहुत बूम पे चल रहा है। आजकल हर आदमी डिजिटलाइज़ हो चुका है, वो फ़ोन देखता है, वो डिजिटल मीडिया के ऊपर है, वो सोशल मीडिया के ऊपर है। ठीक है? सारी कंपनीज़ के पोर्टफोलियो सोशल मीडिया के ऊपर है। यही रीज़न है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। सर एक ट्रेंड मैं आजकल देख रहा हूँ कि कंपटीशन की तैयारी होती है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जी, बहुत सारे युवाओं को मैं देख रहा हूँ जी, और उसका जो परसेंटेज है जी, पास होने का, जी। एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने का, वो 1 से 2% बिल्कुल सही। तो 98% ही हुआ है। जी, वो कहाँ जाएँगे? जी, तो क्या सलाह देना आप चाहेंगे कि आप कंपटीशन की तैयारी के साथ किसी स्किल पर भी काम करें? जी, तो उसपे आपका मैसेज उन युवाओं के लिए जो कंपटीशन की तैयारी ही कर रहे हैं, जी। तो आपका मैसेज देखिए, इसके लिए मैसेज मेरा बहुत ही सिंपल रहेगा अपने युवाओं को, जो मैं सभी को बोलता हूँ, जो मेरे इंस्टीट्यूट में हैं, जिनसे हमारा वार्तालाप बाहर भी होता है। हम कई कॉलेजेस में फ्री वर्कशॉप भी करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। मैसेज सिंपल ये है कि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, चाहे वो आपके आईआईटी की हों या कोई सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी हो, लेकिन कहीं न कहीं अपने स्किल को एनहांस करने के लिए भी समय निकालें। देखिए, एट लास्ट आपके पास एक ऐड ऑन होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं अपने बैकअप प्लान की, देखिए पढ़ाई अपनी जगह पे वो ज़रूरी है, आपका ग्रेजुएट होना भी ज़रूरी है। साथ में अगर स्किल्स आपके पास होंगी तो आपके पास कहीं न कहीं मल्टीपल ऑप्शन है और आज की डेट में समय वो है कि आपके पास मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए।
समय वो जा चुका है कि आदमी एक ही चीज़ में काम करता था, पढ़ाई करता था, अपने काम का एक्सपीरियंस गेन करता था और उसी में पूरी लाइफ़ कहीं न कहीं से निकाल देता था। आज हम 2025 में बैठे हैं, कॉम्पिटिशन आपके सामने ही है, हमारी मार्केट ग्लोबलाइज़ हो चुकी है, ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे हम जो भी है कॉम्पिटिशन अचीव करते हैं। तो कहना यही है कि मल्टीपल स्किल्स अचीव करें। कौन-सी लाइन करनी है, क्या चूज़ करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। पैटर्न देखें कि मार्केट में चल क्या रहा है आज के डेट में। क्या हमारी इंडस्ट्री आपके लेवल की है कि आप क्रिएटिव हैं, आप काम करना चाहते हैं? हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, आपकी वीडियो एडिटिंग है, आपकी वीएफएक्स है, सीजीआई है, आपका एनिमेशन का है और ये जो काम है, ये हर जगह पे यूज़ हो रहा है। अगर हम बात करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री कहाँ-कहाँ पे यूज़ होती है, तो आप ये देखिए कि बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक, ठीक है जी, वीएफएक्स से लेके सीजीआई तक, आपके रियल एस्टेट से लेके आपके हॉस्पिटल्स तक, आजकल आपकी जितनी भी एडवर्टाइज़मेंट एजेंसीज़ और मार्केटिंग है, आप देखते हैं दिन भर ऐड चलते हैं। आजकल लोग प्रिंट मीडिया से ज़्यादा डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट हो चुके हैं, जो कि फैक्ट है। मुझे लगता है ये रेवोल्यूशन है और समय के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो इतना काम है, डिमांड ह्यूज है सर। सप्लाई अगर हम बात करते हैं कैलिबर वाले स्टूडेंट्स की तो कहीं न कहीं से कम है। सर, अगर हम टेक की बात करते हैं, जी, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वो रोज़ अपडेट हो रही है। जी, कुछ ना कुछ नया आ रहा है। जी, आने वाले 5 साल के लिए जी। अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से तैयार करते हैं सर? हमारा मैसेज इस चीज़ के लिए राजेश जी बहुत क्लियर रहता है। मार्केट का पैटर्न ये है और होना भी चाहिए कि अपग्रेडेशन चलती रहे। मेरे ख्याल से ये हम अपने सभी बच्चों को राय भी देते हैं कि लाइफ में कभी भी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। आपको कंपटीशन में तैयार रहना चाहिए, अपने काम को इन्हांस करना है तो लर्निंग चलती रहेगी। अब बात होती है कि अगले 5 साल हम कहाँ देखते हैं और क्या राय देते हैं। तो पहली राय तो हमारी ये रहती है कि ऑलवेज़ स्टे क्रिएटिव, ठीक है जी। दूसरा टूल हमारा एआई का चल रहा है। हम सब एआई पे बात करते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि अपने एआई की नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। कारण ये है, दूसरी चीज़ एक और भी भ्रांति फैली है, क्या एआई आने वाले समय में हमारे फ़ील्ड में क्या वो जॉब बच्चों की ले लेगा? क्या वो कोई इफ़ेक्ट डालेगा? तो इसका देखिए एक छोटा-सा जो मैं जानता एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा या थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन ये देना चाहूँगा कि देखिए एआई तो पहली चीज़ एक टूल है। जी। जैसे हम सॉफ्टवेयर पे तमाम तरीके के टूल यूज़ करते हैं, तो एआई भी एक टूल है। हम बात करते हैं हमारी इंडस्ट्री में जो हमारे बच्चे रेडी होते हैं, वो क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं। तो एआई के लिए बहुत मुश्किल होगा क्रिएटिव आर्टिस्ट को रिप्लेस करना, जो मेरी करंट नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस कहता है, राइट? एआई का फ़ायदा बहुत है हमारे फील्ड के लिए, स्पेसिफिकली मैं अपने मल्टीमीडिया एनिमेशन से बात करूँगा। फ़ायदा ये है कि एआई के थ्रू प्रोडक्टिविटी वो बच्चे की बहुत बढ़ जाती है। एआई के थ्रू उसका जो काम होता है, वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है, क्योंकि आइडियाज़ कोरिलेट हो जाते हैं, वो उसका काम को और ज़्यादा एनहांस कर पाता है। एआई के थ्रू अगर हम बात करें तो वो अपना टास्क को ऑटोमेशन पे डाल सकता है। अगर एक ही टास्क उसका मंथ में 4 बार होता है जी। फॉर द सेम एम्प्लॉयर, अगर हम बात करते हैं किसी डिजिटल मार्केट एजेंसी के लिए, तो उसने एक ऑटोमेशन पे डाल दिया कि बेसिक ये रहेगा, ये सारे प्रमोशन होंगे, ये ऑफर रहेगा अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर ऑफ द मंथ कि क्या-क्या हमारे सीज़न डिस्काउंट चल रहे हैं और फेस्टिवल चल रहे हैं। जब टास्क ऑटोमेशन पे आ गया, तो एआई को मालूम है कि क्या रिक्वायरमेंट है मेरा किस हफ्ते में, तो वो खुद ब खुद कर सकता है, तो वहाँ पे उसका समय बच गया। कुल मिलाकर आपका कहना है कि एआई जॉब नहीं लेगा, एआई तो सपोर्ट करेगा और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। और अभी हम बात कर रहे हैं पंकज त्यागी सर से। आप उत्तराखंड में मल्टीमीडिया और एनिमेशन के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था बिल्को को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और आपने इस क्षेत्र में बड़ा काम किया है और अभी हम आपसे इस क्षेत्र में करियर के अवसरों के बारे में जान रहे हैं। स्टूडेंट को किस तरह से आप पढ़ाते हैं, क्या उनका प्रोजेक्ट होता है और किस तरह से उनके लिए संभावनाओं की तलाश करते हैं, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। रेडियो केदार के स्टूडियो में अभी हम बात कर रहे हैं पंकज त्यागी सर से। आप एनिमेशन और मल्टीमीडिया फील्ड के एक्सपर्ट हैं। आपने मल्टीमीडिया और एनिमेशन के क्षेत्र में छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली संस्था बिल्को को इंट्रोड्यूस किया है। अभी हम आपसे ग्राफिक डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया, एनिमेशन इस फील्ड में करियर की संभावनाओं पर भी बात कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट जी, मेहनत करके स्किल्ड हो जाता है जी, मल्टीमीडिया में, अब उसको इंडस्ट्री में जाना है।
तो क्या चैलेंजेस फेस करता है और उनका क्या समाधान आप सुझाना चाहेंगे? राजेश जी, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जिस दौरान स्टूडेंट्स हमारे पास इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रहे होते हैं, इसकी तैयारी हम उसी समय से उनके लिए करवा देते हैं ताकि एक उन्हें अच्छा समय मिल जाए हमारे साथ ट्रेन होने का। तो कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ही मस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहली चीज़ अगर हम कहना चाहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए। जैसे हमने बात करी आपसे कि पोर्टफोलियो किसी भी स्टूडेंट की पहचान होता है, जो दर्शाता है उसकी स्किल्स को, उसकी क्रिएटिविटी को, उसके डेवलपमेंट को, उसकी सॉफ्टवेयर नॉलेज को, जिसके आधार पे कोई भी एम्प्लॉयर देख सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयर रिज्यूमे से ज़्यादा सिर्फ पोर्टफोलियो देख के ही इम्प्रेस हो जाता है किसी भी स्टूडेंट या बच्चे से। तो पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना मैंडेटरी है, जो हम अपने हर स्टूडेंट को बताते हैं। उसके साथ में जैसे मैंने बात करी कि आजकल समय है मल्टी स्किल्स का, तो हमारा हमेशा ये मैसेज रहता है हर एक बच्चे को कि अपनी लर्निंग को हमेशा कंटिन्यू रखें, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करें। सॉफ्टवेयर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते रहते हैं, तो अपनी लर्निंग को हमेशा टॉप नॉच रख के डिमांड के अनुरूप उसको तैयार रख के अपनी लर्निंग को बाकायदा बनाना चाहिए। ये 2 पॉइंट नेसेसरी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तीसरी बात आती है कि जब बच्चा इंडस्ट्री में जाता है, तो एक उसके पास प्रेशर रहता है क्रिएटिविटी का। देखिए, कोई भी एम्प्लॉयर है या कोई भी कंपनी हाउस है, वो चाहेगा कि जो बच्चा उसके लिए एम्प्लॉयर काम कर रहा है, वो उसको नए-नए कॉन्सेप्ट दे। ठीक है जी? तो उसके लिए उस पे प्रेशर हमेशा रहेगा, जिसके लिए उसको तैयार रहना चाहिए। ये उसके लिए चैलेंजिंग भी है कि ये नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक ही लर्निंग के ऊपर वो काम कर रहा है। तो क्रिएटिविटी का प्रेशर रहता है ताकि वो नए-नए कॉन्सेप्ट लेके आए, अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करे, अपना काम चेंज करे, अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाता रहे। साथ में चैलेंजेस ये भी है कि जब वो किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि हर एक चीज़ टाइम बाउंड होता है। तो उसके बाद जो डेडलाइन होती है मीटिंग टू अ प्रोजेक्ट, वो हमेशा उसके ऊपर रहती है। यही रीज़न है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जितने भी लाइव प्रोजेक्ट कराते हैं, वो इंडस्ट्री के रेलेवेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली कराते हैं। कि जैसे एक प्रोजेक्ट दिया, हम बोलते हैं कि आपके पास उसके लिए 45 मिनट हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या 60 मिनट हैं या 90 मिनट है, डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट। ताकि बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट से ही मीटिंग द डेडलाइन वाला कॉन्सेप्ट समझे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपनी हाउस में एम्प्लॉयर के लिए काम करेंगे तो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट अचीव करने ही होंगे। तो ऐसा ना हो कि वहाँ जाके उसे शॉक लग जाए। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम उसको इस चीज़ के लिए भी ट्रेन करते हैं कि भाई अपने जितने भी नॉर्म्स हैं, अपने प्रोजेक्ट हैं, उनको अकॉर्डिंग टू द टाइम जो आपको प्रिस्क्राइब किया उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें कंप्लीट आप करें। जी। सर, जैसे कि मैं अक्सर एक ट्रेंड को देख रहा हूँ, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करना, जी। एक ट्रेंड ये है। दूसरा, पेरेंट्स चाहते हैं, उनके सपने होते हैं कि बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सिविल सर्विसेज में ले जाना है। इस ट्रेंड के बीच जी। जो इंडस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, जी। उसको कहाँ पाते हैं? सर, राइट नाउ मैं अगर एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल रखूँ आपके सामने, हम बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री की। आप मानिएगा अगर आप आज की डेट में भी एवीसीआर देखते हैं या आप सेंस जितने भी डिटेल्स हमारे हैं, आईटी इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रोथ हमारी मल्टीमीडिया और एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री कर रही है। आप ये मानिए कि मैं नाम लेना चाहूँगा अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। पिछले कुछ वर्षों में आपने भी नोट किया होगा, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई भी इम्पोर्टेंट डेट होती है, तो वो गेमिंग इंडस्ट्री, एनिमेशन इंडस्ट्री का हमेशा ज़िक्र करते हैं। मुझे तो खुशी ये जान के होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज की डेट में इस कोर्स के विषय में कितना जागरूक है। आपने देखा भी होगा कि उन्हीं के प्रयास की वजह से, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पे मल्टी ट्रिलियन इंडस्ट्री है। ठीक है सर? एनिमेशन प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं, चाहे वो हॉलीवुड के हों या बॉलीवुड के हों, मैक्सिमम जितना भी काम आउटसोर्स होता है, वो इंडिया में होता है। वो हमारे यूथ को जानते हैं, वो टैलेंटेड है, वो क्रिएटिव है, उसके अंदर पेशेंस है, जो एक क्वालिटी किसी भी बच्चे में होनी चाहिए। तो येस, हमारे देश में अगर आज की डेट में हम इस इंडस्ट्री की बात करें, तो ग्रोथ फैक्टर इनॉर्मस है, फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। साथ में क्योंकि अब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, नए-नए स्टूडियोज़ खुल रहे हैं, हर कंपनी को अपना एडवर्टाइज़मेंट और मार्केटिंग का जो मेन कार्य है, वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आना है, एक तरीके से मैंडेटरी हो गया है।
क्योंकि सोच बदल चुकी है। सबको आजकल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे ही चीज़ें देखनी होती है। तो ग्रोथ बहुत है सर। और मैं तो देखता हूँ सर कि सड़क पर कम ट्रैफ़िक रहता है, लेकिन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर ज़्यादा ट्रैफ़िक रहता है। जी, और ट्रैफ़िक जहाँ होता है वहीं पर एडवर्टाइज़मेंट के लिए जी, जाते ही इंडस्ट्री। जी, सर, जैसा कि जो मल्टीमीडिया की जो फ़ील्ड है, एडवर्टाइज़मेंट की जो फ़ील्ड है, जी, उसमें कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। जी, जिस फ़ील्ड की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। जी, जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो अपग्रेड होने की भी आवश्यकता होती है। जी, एक स्टूडेंट को, जी। एक युवा प्रोफ़ेशनल को किस तरह से अपडेट रहना चाहिए? क्या सजेशन देना चाहिए सर? सर इस विषय में हमारे कुछ सजेशन अपने सभी विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को यही रहता है कि देखिए कॉम्पिटिशन है, तो उसके लिए मोस्ट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि व्हाइल यू आर स्टडीइंग विद अस आल्सो कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, अपना ऑब्जर्व करने का तरीका ज़्यादा से ज़्यादा वो होराइज़न जो है उसको बढ़ाएँ। ऑब्जर्व करने का मतलब ये है कि आप दिनचर्या में जितना कुछ देखेंगे, क्योंकि बात आती है क्रिएटिविटी और आइडिया जी सर। निकालने की। तो ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड यू, क्योंकि उसी के थ्रू आप नए-नए आइडिया जनरेट कर सकते हैं। वो आइडियाज़ आप अपने काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। हम उन्हें ये भी सजेस्ट करते हैं कि हमेशा अपने साथ में एक नोटबुक रखें या छोटी-सी स्केच बुक अपने साथ में रखें। आप कहीं जा रहे हैं, चाहे मार्केट हो या हॉलिडे प्लेस हो, वहाँ आप देखिए कि आपके सराउंडिंग्स में क्या है। कभी कुछ पता नहीं चलता कि कौन-सा कलर पहले, ठीक है जी, कौन-सा रेफ़रेंस, कोई आइडियोलॉजी आपको मिल जाए उसको नोट कर लीजिए। देखिए आइडियाज़ तो इसी तरीके से आते हैं। ऑब्ज़र्व करिए, उनको नोट डाउन करिए ताकि आपका होमवर्क तैयार रहे। जैसे कि हम स्कूल में मैडम हमेशा होमवर्क कराती थी, मुझे लगता है कि दिस द बेस्ट पार्ट ऑफ स्कूल कि हम तैयार रहते हैं कि हमें होमवर्क करके अगले दिन हमारा क्या होना चाहिए। तो वो प्रिपरेशन हमारी कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए। इसके आगे अगर हम बात करें, तो हम अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि अच्छा सिनेमा देखा करो, अच्छे गेम्स देखा करो, क्योंकि इनके थ्रू आपको मालूम चलता है कि कैमरा के एंगल्स क्या होते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सजेशन की कि बच्चा हमारा स्टैंड आउट कैसा करे। जी। कॉम्पिटिशन है, बच्चों को स्टैंड आउट करना है दूसरों से, तो उसके लिए उनके आइडियाज़ यूनीक होने चाहिए। अगर वो गेम्स देखेंगे तो उन्हें मालूम चलेगा कि कैमरा एंगल्स क्या होते हैं। वो अच्छा सिनेमा देखेंगे तो उन्हें मालूम चलेगा कि लाइटिंग क्या होता है, कलर थीम क्या होते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उन चीज़ों में। तीसरी चीज़ या चौथी चीज़ अगर हम बात करें, कंसिस्टेंसी। बहुत ज़रूरी। आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने एक दिन 4 घंटे काम किया, अगले दिन कुछ नहीं किया। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, टाइम शेड्यूल रूटीन क्या है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं एंड यू आर गेटिंग रेडी फॉर द जॉब। हम उनको यही बोलते हैं एट इंस्टीट्यूट वी आर क्रिएटिंग प्रोफेशनल्स। हम कॉलेज नहीं है कि उसके करने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि अब मैं आगे क्या करूँ। हम इंस्टीट्यूट है, हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि वी आर क्रिएटिंग प्रोफेशनल्स एंड वी आर मेकिंग यू जॉब रेडी। हम यहाँ पे आपको जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए लर्निंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए। बहुत जो आपका काम, आपका असाइनमेंट, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना कंसिस्टेंट होना चाहिए। मुझे मेरा मानना है कि लाइफ में चाहे कोई भी सेक्टर या विषय हो, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सर, और हर फ़ील्ड में। हर फील्ड में। और जैसा कि सर अभी आप बता रहे हैं कि मार्केट को कैसे स्टडी करना है, कैसे देखना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नया है, कलर पे भी आपने अभी जानकारी दी। बहुत ख़ास जानकारियाँ आपने दी। सर, जैसे कि आप स्टूडेंट रहे हैं बिज़नेस स्टडीज़ के, जी, और अभी आप मल्टीमीडिया मार्केटिंग, जी, तो दोनों में क्या संबंध पाते हैं? और एक अगर आप बिज़नेसमैन के नज़रिए से देखें, जी, तो इस फ़ील्ड में जी। किन अवसरों को देखते हैं? एक युवा से क्या अपेक्षाएँ करते हैं? सर युवा से मेरी अपेक्षा मेरी और मेरी टीम की, मेरे इंस्टीट्यूट की टीम की हमेशा यही रहती है कि जो भी हम उनको टास्क, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट देते हैं और जो उसकी हम उनको स्पेसिफिकेशन देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो टास्क कंप्लीट करें। क्यों करें? ताकि उनको इंडस्ट्री का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मिलता रहे। एट ब्रिली हमारा मिशन यही रहता है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर लर्निंग करा पाएँ। ठीक है जी? सॉफ्टवेयर के ऊपर हम पढ़ाई कराते-कराते हैं उनको, साथ में हम चाहते हैं कि हम हर एक बच्चे को कंप्लीट पैकेज दे पाएँ। अभी रेडियो केदार के स्टूडियो में अपन बात कर रहे हैं पंकज त्यागी सर से। आपने बिज़नेस स्टडीज़ की पढ़ाई की है और अब मल्टीमीडिया और एनिमेशन के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, और
स्टूडेंट्स के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट जी, किसी भी इंस्टीट्यूट से जी, पास आउट होता है। जी, अब उसके सामने एक खुला आकाश है। जी। तो क्या संभावनाएँ देखते हैं कि किस-किस फ़ील्ड में वो काम कर सकता है? क्या वो फ्रीलांस कर सकता है या और भी किस तरह के काम वो कर सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए पढ़ाई करने के बाद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ही मेन एम होता है किसी भी स्टूडेंट का। अब इसमें ऑप्शंस क्या हैं? बच्चा कहीं से ये पढ़ाई कंप्लीट करता है, तो हमारी इंडस्ट्री जो मल्टीमीडिया एनिमेशन की है, वो उसको मल्टीपल ऑप्शंस देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो एक जॉब सिक्योर कर सकता है। किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर में वो जॉब कर सकता है, जिससे यहाँ पे उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन होगा, उसको टीम वर्क की इम्पोर्टेंस मालूम चलेगी और वो तमाम चीज़ें जो एक एज़ अ एम्प्लॉयी को होती हैं, एक दिनचर्या में जिसे बोलते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर, वो वहाँ से अचीव करता है। दूसरा हम ऑप्शन बात करते हैं, तो एज़ अ फ्रीलांसर बात काम कर सकता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ये अपॉर्च्युनिटी भी उसको मिलती है। तीसरी अगर हम बात करें तो बच्चे के अंदर और पैशन है, उसने अपना एक्सपीरियंस जॉब से ले लिया है, फ्रीलांस से ले लिया है, तो कई सारे बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना सेटअप खुद कर लिया। वो अपना स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। तो एज़ अ स्मॉल सोल प्रोप्राइटर की बात करें या बिज़नेस सेटअप की बात करें, ये तीनों ऑप्शन उनको मिलते हैं। पहला वो जॉब कर सकते हैं, दूसरा एज़ अ फ्रीलांस वो अपनी लर्निंग कर सकते हैं और तीसरा एज़ अ अपना बिज़नेस भी। वैसे सर, जैसे कि आप एक इंस्टीट्यूट का संचालन कर रहे हैं, स्टूडेंट आपके पास आते हैं, जी, एक सपने लेकर आते हैं, जी। सीखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक इंस्टीट्यूट किस तरह से मदद करता है सर? सर ये रोल इंस्टीट्यूट का बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं अपने ब्रिलिको इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया और एनिमेशन की, तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एम यही रहता है कि बच्चे को स्किल बेस्ड एनवायरनमेंट मिले लर्निंग के लिए। बच्चे को लाइव प्रोजेक्ट मिले, लाइव असाइनमेंट मिले। हम उनको अपने एम्प्लॉयर के थ्रू वो सब इंटर्नशिप की भी प्रोवाइड कराते हैं, सहूलियत कराते हैं उनको। उनको लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कराते हैं। हमारे इंडस्ट्रीज से रेलिवेंट एक्सपर्ट जो होते हैं, उनकी वर्कशॉप और सेमिनार उनको कराते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है, हमारा और हमारी टीम का लक्ष्य ये है कि हम अपने युवा को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने उत्तराखंड के युवा को इस विषय में अच्छी जानकारी दे पाएँ, ताकि वो मल्टीमीडिया और एनिमेशन के सेक्टर में सही दिशा में जाके अपना करियर चूज़ कर पाएँ, अपने भविष्य को सिक्योर कर पाएँ। ये हमारा लक्ष्य है। सर, जैसे कि कोई एक स्टूडेंट है, वो क्रिएटिव भी है, जोश भी है, जुनून भी है, सारी क्वालिटी है, लेकिन पर्सनैलिटी उस तरह से डेवलप नहीं है कि वो सामने वाले क्लाइंट को फेस कर सके। तो जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उस दिशा में किस तरह से काम करते हैं? सर इस विषय में भी हमारा जो रोल है, वो ये है कि देखिए सॉफ्टवेयर में तो सभी लोग इंस्टीट्यूट जो हमारे जैसे हैं, सब पढ़ाई कराते हैं। हम बच्चे को कोशिश करते हैं कि एक एंटायरली पर्सनैलिटी पैकेज बना के ही उसको अपने इंस्टीट्यूट से बाहर रेडी करें इंटरव्यूज़ के लिए। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सभी बच्चों के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, सेशन और वर्कशॉप डेली रेगुलर बेसिस पे कराएँ। हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ करें, ताकि वो जब फेस करें रियल टाइम एम्प्लॉयर को, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो। हम उन्हें तैयार करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, ताकि वो जैसे मैंने पहले आपसे बात करी कि क्रिएटिविटी भी है, विजुअलाइज़ेशन भी है, आइडिया भी है। कम्युनिकेशन में अगर आप लैग करते हैं, तो अपने आइडिया को सामने वाले को बताओगे कैसे? तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हम अपने इंस्टीट्यूट में करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे कैमरा हैंडलिंग से कैमरा नॉलेज हो गई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल ग्रो करती हैं। तो जो बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट से निकलता है, तो उसके पास टेक्निकल नॉलेज होने के साथ-साथ इन सब फ़ील्ड के बारे में भी नॉलेज होती है, ताकि वो सब पूरा पैकेज बाहर निकले, इंटरव्यूज़ के लिए तैयार हो, एक अच्छी जॉब ले और अपना करियर जो है वो सेव करे। सर, चलते-चलते आपसे जानना चाहूँगा कि युवाओं के लिए एक संदेश। मेरे युवाओं के लिए तो एक ही संदेश है, अगर आप क्रिएटिव हैं, आप अच्छी ड्राइंग स्केच करना जानते हैं और डिजिटल मीडिया, सिनेमा में आपका इंटरेस्ट है, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करें, इस इंडस्ट्री को जॉइन करें। ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बोला है, डिमांड बहुत है, फ्यूचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है।
इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में चीज़ें क्या होने वाली हैं, हमें आज ही से रेडी होना है। दिस इज़ द राइट टाइम, इस इंडस्ट्री को आप जॉइन करें, ठीक है जी? और हमारा इंस्टीट्यूट है, देहरादून में है, हमारे नंबर भी हर जगह पे मेंशन हैं। आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, यू आर मोस्ट वेलकम, कोई भी हमें फ़ोन पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, किसी भी तरीके की जानकारी हो, करियर गाइडेंस हो, करियर काउंसलिंग हो, किसी भी विषय में आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है, युवाओं को मैसेज है। अभी हम बात कर रहे थे पंकज त्यागी सर से। आप ब्रिडको इंस्टीट्यूट के संचालक हैं। उत्तराखंड में आप एक इंस्टीट्यूट को इंट्रोड्यूस करने वाले शख्स हैं। सर ने अभी हमें बताया कि मल्टीमीडिया की जो फ़ील्ड है, एनिमेशन की जो फ़ील्ड है, उसमें कितनी संभावनाएँ हैं एक युवा के लिए। और आपने ये भी बताया कि क्रिएटिव होने की भी ज़रूरत है, और यही भी जानकारी दी कि इस फ़ील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए, और लगातार आपको मेहनत करती रहनी चाहिए। और इसके साथ ही आपने इस इंडस्ट्री पर जो अभी एक भ्रांति लोगों के बीच में फैली है कि एआई जॉब छीन लेगा, उसका सच भी आपने हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को आपने बताया। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने करियर से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ दी, और मुझे लगता है कि जो युवा इस शो को सुन रहे होंगे, उनको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। सर, आप स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका आभार बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।